बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है पैथोफिजियोलॉजी 2 BSN 4th सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट है। उसमें हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं तो तकरीबन 5 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। उस 5 चैप्टर्स में जो चैप्टर नंबर 2 है जो कि हमारे साथ एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने 5 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किया है और उसके कुछ और भी पार्ट्स है जो कि हमारे साथ थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ है। जैसे कि अगर आप लोग करिकुलम में देख ले तो करिकुलम में हमारे साथ जो सेकंड चैप्टर है जो कि हमारे साथ एंडोक्राइन चैप्टर है, ये आप लोग देख ले, ये क्या है, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। तो इसमें जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो तो हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि ग्रोथ डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमने फिर डायबिटीज़ मेलाइटस का पढ़ा, और आज हम जो डिजीज़ डिस्कस करेंगे वो हमने नहीं पढ़ा है, जिसके स्लाइड अभी अभी हमें मिल गए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड के डिसऑर्डर्स है तो उसको हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और फिर इसके बाद हम लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे साथ BSN का जो 4th सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी है वो हमारे साथ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो लिखा गया है कि डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे साथ निक में मौजूद होता है। निक में क्या होता है, पहले हमारे साथ लैरिंक्स होता है यानी जो साउंड बॉक्स होता है, ठीक है, वही, और फिर उसके पीछे क्या होती है, उसके नीचे जो है ना ट्रेकिया प्रेजेंट होती है। तो ट्रेकिया से इर्द गिर्द 2 लोब्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, जिसने ट्रेकिया को कवर किया होता है। उस 2 लोब्स को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एक साइड पे एक लोब होता है और दूसरी साइड पे दूसरा लोब होता है, तो उस लोब को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। फिर हमारे साथ उस थायराइड ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज होती है, और उस हार्मोन्स में क्या हो प्रेजेंट होते हैं, एक होती है थायरोक्सिन और दूसरी होती है कैल्सिटोनिन। तो जो थायरोक्सिन होती है वो हम T3 एंड T4 को कहते हैं। T3 एंड T4 क्या होती है, ये जो थायरोक्सिन होती है ना, इसके लिए, इसके बनावट के लिए या इसके रिलीज के लिए क्या ज़रूरी है, आयोडीन बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हमारे साथ इसका जो हार्मोन होते हैं जो कि 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव फॉर्म और एक होते हैं इनएक्टिव फॉर्म। जो एक्टिव फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो हमारे साथ T4 होता है यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है। तो ये हमारे साथ थायरोनिन जो थायरोक्सिन है वो आयोडीन के ज़रिए से, आयोडीन की मदद के ज़रिए से क्या हो जाती है, उसकी मदद से ये रिलीज़ हो जाती है। इस वजह से इसको हम T3 एंड T4 का फिर नेम देते हैं, और इस T3 एंड T4 को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, एक्चुअली जो T3 होता है ना वो एक्टिव फॉर्म होता है, तो ज़्यादातर हम रेफर उसको थायरोक्सिन करते हैं, लेकिन T4 को भी हम थायरोक्सिन कह सकते हैं। और थायरोक्सिन जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, ये जो है ना ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका फंक्शन जो है ना वो ग्रोथ हार्मोन पे होता है, ठीक है, ग्रोथ कर देते हैं। दूसरा ये कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो कि मतलब हमारे साथ अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे होते हैं तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो कौन बनाता है, या उसका दिमाग कौन जो है कौन बनाता है, वो भी हमारे साथ यही हार्मोन जो कि थायरोक्सिन है इसका फंक्शन होता है कि इसमें भी यानी नर्वस सिस्टम के बनावट में भी इसका बहुत फंक्शन होता है। ये नर्वस सिस्टम को भी ग्रोथ करवा देती है या उसको बना देती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिव्यू के बाद आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि थायराइड ग्लैंड क्या है, ठीक है, और फिर उससे कौन कौन से हार्मोन जो है ना वो रिलीज होते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिफाइन थायराइड गॉइटर, थायराइड गॉइटर के बारे में, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म के बारे में, फिर हम काजेज ऑफ हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म, फिर उसके बाद हम कुछ साइन एंड सिम्टम यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म, फिर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्रेटिनिज्म। ये जो क्रेटिनिज्म है इसमें और हाइपोथायराइडिज्म में क्या डिफरेंस है इसको हम ज़रूर समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम क्रेटिनिज्म के कुछ पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी या उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और फिर उसके बाद हम ग्रेव डिसीज़ जो कि हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस। लेकिन इस चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक है। जब हमारे साथ थायराइड से हार्मोन जो
जो कि कैल्सिटोनिन एंड थायरोक्सिन है वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो उस दौरान हम क्या कहते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म हो गया है। और अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट हो रही है तो इस दौरान हम कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस डायग्राम में देख ले तो डायग्राम में क्या दिया गया है, देयर आर टू एक्टिव थायराइड हार्मोन। एक होता है टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं T4। ठीक है, ये T4 जो है ना ये फर्दर कन्वर्ट हो जाती है T3 में जिसको हम कहते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, एंड इसके बाद लिखा गया है कि डिराइव फ्रॉम मोडिफिकेशन ऑफ थायरोसिन। ये किस चीज़ से प्रिपेयर होती है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आयोडीन होती है, जो थायरोसिन एंड आयोडीन जो है ना ये एक चीज़ है। ठीक है, जो थायरोसिन होती है ये थायरोसिन से बन जाते हैं। ठीक है, और ये थायरोसिन से बन के हमारे साथ जो नॉर्मल अमाउंट है इसका बॉडी में तो वो T4 का 5.0 से लेकर 11.0 तक है। अगर इससे इंक्रीज हो गया तो हाइपरथायराइडिज्म, अगर डिक्रीज हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म। इसी तरह से T3 का ये लेवल है, जबकि TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का 0.14 से लेकर 4.50 तक है। ठीक है, ये अमाउंट जो है ना ये याद करना बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज यानी 3 एमसीक्यूज तो डायरेक्ट ही बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर आते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड की तरफ। तो जिस तरह से हमने ये जो थायराइड ग्लैंड का मैकेनिज्म है ये हमने जो हमारे साथ फार्माकोलॉजी है उसमें भी डिस्कस किया है, थायराइड ग्लैंड के ड्रग्स को, थायराइड ग्लैंड के सारे मैकेनिज्म को। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ओवरव्यू डालेंगे कि लिखा गया है कि क्या होता है अगर हमारे साथ बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है ना वो डिक्रीज हो गया है तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, या अगर हमारे साथ बॉडी में जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इंक्रीज हो गया है तो इसको नेगेटिव फीडबैक यानी इसको हम डिक्रीज किस तरह से करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारे बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है वो मैसेज डिटेक्ट करेगा कहाँ से, जहाँ पे हमारे साथ जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो हमारी बॉडी पे क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। ठीक है, इसी तरह से वेरियस सिग्नल्स मिलते हैं, या ओल्ड हो गया है, ठीक है, ओल्ड एज हो गया है, या हमारे साथ जो T4 है या T3 हार्मोन है उसका ज़्यादा सिक्रीशन हो गया है तो वो जो है ना वो डायरेक्ट ही चला जाएगा और हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट करेगा, उसको मैसेज देगा कि आप जो है ना आप TRH यानी थायराइड जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको क्या करें, उसको रिलीज़ करें। क्यों रिलीज़ करें, क्योंकि हमारे साथ जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, अब डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज का प्रोसेस बता रहा है। तो अगर हमारे साथ मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो डिक्रीज हो गया है तो इस दौरान क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा और वो जो है ना वो डायरेक्ट ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना वो रिलीज करेगा। इससे हमारे साथ जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से T3 एंड T4 जो है ना वो रिलीज हो जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी में परफॉर्म कर देती है किस चीज़ का फंक्शन, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म फंक्शन है वो। ठीक है, जो ग्रोथ सिस्टम है, जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो सारे, और जो कैटेकोलामिन्स है जो कि एफिनेफ्रिन, नॉनेफ्रिन, एंडोफामिन है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ना ये नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से हो गया, यानी किस तरह से हमारा थायराइड ग्लैंड हार्मोन को स्टिमुलेट रखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब आते हैं थायराइड हार्मोन की तरफ जो कि हमने पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं गाइटर एंड हाइपोथायराइडिज्म। तो जैसे कि हमने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये नीचे स्लाइड्स में आ भी रहा है, लेकिन यहाँ पे गाइटर की बात की है। तो गाइटर में क्या हो जाता है, जब हमारे साथ जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाए, उसकी इनलार्जमेंट हो जाए। ठीक है, और ये कब हो जाती है, लिखा गया है कि देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। और कब होती है, द हाइपोथायराइड गाइटर। ठीक है, हाइपोथायराइड गाइटर बन गया है, यानी जो थायराइड हार्मोन्स है उससे कम सिक्रीशन हो गई, इस वजह से हमारे साथ जो ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट हो गई है। ठीक है, और ये जो है ना ये नॉन टॉक्सिक होती है। क्यों नॉन टॉक्सिक होती है, क्योंकि सिक्रीशन से इससे नहीं हो रही है, यानी ये सिक्रीशन की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे साथ जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो गए हैं। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई है, कुछ इन्फेक्शन हो गई है, इस वजह से हमारे साथ जो स्वेलिंग है वो हो गई है या इनलार्जमेंट
हो गई है ग्लैंड की, तो यहाँ पे ये जो एनलार्जमेंट है ये नॉन टॉक्सिक होगी, ठीक है। अगर ये हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो गई होती तो तब हमारे साथ ये टॉक्सिक गॉइटर होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो उसके हार्मोन होते हैं जो T3 एंड T4 है वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है गॉइटर में और वहाँ पे इनलार्जमेंट हो गई है ग्लैंड की, तो ये जो है ना ये नॉन टॉक्सिक होगी। देयर इज ओनली इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, इसमें सिर्फ इनलार्जमेंट हो गई है, ठीक है, बट द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन इज रिड्यूस। लेकिन इसमें क्या हो गया है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो है ना वो रिड्यूस्ड है, कम है, इस वजह से इनलार्जमेंट हो गई है, तो ये नॉन टॉक्सिक है। अब नॉन टॉक्सिक को 2 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आता है कि ये जो 2 टाइप है गॉइटर का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है कि इससे पहले हम समझेंगे आयोडीन के लेवल को, ठीक है, कि सफिशिएंट आयोडीन एंड दूसरा जो है ना इनसफिशिएंट आयोडीन। तो अगर हमारे साथ इनसफिशिएंट आयोडीन होगी, यानी डाइट में अगर जो आयोडीन है वो कम होगी, तो उस दौरान हमारे साथ जो गॉइटर है वो बन जाएगी, ठीक है। और ये गॉइटर क्यों बन जाएगी, क्योंकि हमारे साथ जो T4 है वो सही से सिक्रेट नहीं होगी, ठीक है, या T3 जो है ना वो सही से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि T4 से क्या बन जाते हैं, T3 बन जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर T3 एंड T4 की लेवल जो है ना वो कम होगी, तो इस वजह से हमारे साथ जो एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है जिसको हम गॉइटर कहते हैं वो बन जाती है, ठीक है। अब उन 2 टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि नॉन टॉक्सिक गॉइटर की 2 टाइप्स है। तो एक हमारे साथ होती है एंडेमिक कोलाइड गॉइटर, ठीक है। एंडेमिक कोलाइड गॉइटर में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, लैक ऑफ आयोडीन व्हेन आयोडीन इज लेस देन 50 mg पर डेली, ठीक है, पर डे 50 माइक्रोग्राम पर डे। तो लिखा गया है कि ये जो एंडेमिक कोलाइड गॉइटर होती है ये इस वजह से होती है जब हमारे साथ आयोडीन का जो नॉर्मल लेवल है उससे आयोडीन कम हो जाए, ठीक है। जब हमारे साथ आयोडीन जो है ना उसकी कमी आ जाए, यानी जो 50 माइक्रोग्राम पर डे जो है ना उससे कम हो जाए आयोडीन, जब हम इसकी इंटेक कम करें तो इस वजह से हमारे साथ ये गॉइटर बन जाती है, यानी आयोडीन के डिफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और दूसरा होती है आयोडोफिथिक नॉन टॉक्सिक गॉइटर। तो आयोडोफिथिक का नाम से ही पता चल जाता है कि आयोडोफिथिक है, यानी इसका जो कास है वो हमें पता नहीं चलता, ठीक है, कि किस वजह से जो आयोडीन है वो कम हो गए हैं। जबकि दूसरे में हम क्या करते हैं, हम खुद ही आयोडीन का लेवल कम किया है, हम खुद ही कम लेवल ऑफ आयोडीन लेते हैं, तो इस वजह से एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो गई है और गॉइटर बन गया है। और इसमें क्या होता है, अननोन काज की वजह से आयोडीन जो है ना वो हम डेली सही से ले रहे हैं, ठीक है, हमारे डाइट में आयोडीन जो है ना वो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो गया है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो गया है और हमारे साथ जो गॉइटर है वो बन गया है, तो उसको हम कहते हैं आयोडोफिटिक नॉन टॉक्सिक गॉइटर। तो लिखा गया है कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड विदाउट आयोडीन डिफिशिएंसी, हमारे साथ आयोडीन डिफिशिएंसी नहीं है फिर भी क्या हो गया है, गॉइटर बन गया है, मे बी ड्यू टू थायराइडाइटिस, ये थायराइडाइटिस की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। थायराइडाइटिस किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे साथ थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, विच रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो है ना वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उसको कम किया है। Therefore the secretion of TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज, तो इस वजह से हमारे साथ जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो लार्ज हो गया है, जिसको फिर हम कहते हैं कि आयोडोफिथिक नॉन टॉक्सिक गॉइटर बन गया है, ठीक है। और इसके इन्फ्लेमेशन जब भी ठीक हो जाएगा तो ये गॉइटर खुद बहुत ठीक हो जाएगा। फिर हमारे साथ आता है जो मेन पॉइंट है वो है हाइपोथायराइडिज्म। तो स्टूडेंट्स, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है वो हम किस डिसऑर्डर को कहते हैं, ठीक है, जब भी हमारे साथ थायराइड ग्लैंड से एनी काज की वजह से, कुछ भी काज हो सकता है, एनी काज की वजह से जब हमारे थायराइड ग्लैंड हार्मोन को कम कर दे, ठीक है, उसकी हार्मोन की सिक्रीशन सही से नहीं हो रही हो, तो उस दौरान हम कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। हाइपोथायराइडिज्म इज अ डिसऑर्डर विच मल्टीपल काजेज इन विच द थायराइड फेल्स टू सिक्रीट एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द थायराइड हार्मोन। लिखा गया है कि जब हमारे साथ थायराइड ग्लैंड से सही से सिक्रीशन नहीं हो रही हो किसी भी कॉज की वजह से, तो उस दौरान हम कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो गई है। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये हमारे साथ एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो इस वजह से हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा गया है कि द मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर जो है ना उसमें क्या आते हैं, यूजुअली काज्ड बाय प्राइमरी थायराइड ग्लैंड फेलियर, जब हमारे साथ प्राइमरी थायराइड ग्लैंड जो है ना वो फेल हो जाए, ठीक है, यानी थायराइड
ग्लैंड जो है ना वो फेल हो जाए, तो उस वजह से हो सकती है। फिर लिखा गया है कि आल्सो मे रिजल्ट टू डिमिनिश स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाय TSH, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कोई भी एब्नॉर्मेलिटी डिमिनिश्ड हो गया है, या जो थायराइड ग्लैंड है वो डिमिनिश्ड हो गया है, तो उसकी रिजल्ट से हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म हो गई है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि थायरोडाइटिस भी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो TSH है वो ज़्यादा होगी और इसकी वजह से फिर हमारे साथ जो T3 T4 है वो सही से सिक्रेट नहीं होगी। फिर आते हैं कंसेप्ट मैप की तरफ। तो कंसेप्ट मैप में कुछ भी नहीं है, वही बात है कि ये जो हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं। तो लिखा गया है कि जो हाइपोथैलेमस है उससे TRH रिलीज होती है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर TSH रिलीज होती है। ठीक है, और इसके ज़रिए से फिर हमारे साथ जो T3 एंड T4 है वो अपने थायराइड फॉलिकल से सिक्रेट हो जाती है। इसके ज़रिए से ये आ जाती है, इसको मैसेज देती है कि आप जो है ना थायराइड ग्लैंड को क्या करें, थायराइड ग्लैंड से जो T4 एंड T3 है उसको रिलीज कर दे, ताकि हमारे साथ जो होमोस्टेसिस है वो रहे, यानी जो एनवायरनमेंट है, जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या हो जाए, वो अपना वर्क करे, और इसके ज़रिए से हमारे साथ जो थायराइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट रहती है। ठीक है, फिर लिखा गया है कि काजेज ऑफ थायराइडिज्म। तो काजेज क्या हो सकती है, तो जब भी हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है तो वो किसी न किसी काज की वजह से होती है, जैसे कि आयोडीन डिफिशिएंसी हो गई। ठीक है, वो इन्हीं वजह से हो सकती है। जैसे कि हमारे साथ क्या हो गया, थायराइडाइटिस हो गया, इसकी वजह से भी डाइट में क्या हो गया है, डाइट में आयोडीन लेवल कम हो गया है, तो इस वजह से क्या हो गया है, जो आयोडीन लेवल है वो उसकी डिफिशिएंसी आई है। और जब डिफिशिएंसी आएगी तो इसकी वजह से गॉइटर बनेगी, गॉइटर जब बनेगी तो स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगा, और जब भी थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग होगा तो T3 एंड T4 जो है ना वो सही से सिक्रेट नहीं होगी। जब T3 एंड T4 की कमी आ जाएगी तो इस वजह से हमारे साथ जो हाइपोथायराइडिज्म है वो हो गया है। ठीक है, यानी उसकी हार्मोन जो है ना वो कम सिक्रेट हो रही है। फिर लिखा गया है कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो सकती है। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस का क्या मतलब है, इसमें ऐसा होता है कि हमारी जो अपनी इम्यूनिटी होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही सेल को फॉरेन सेल समझ के क्या कर देती है, उस पर अटैक कर देती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया या ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया, तो इस वजह से हमारे साथ जो थायराइड ग्लैंड है उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, और जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी तो इसकी वजह से जो है ना स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगी। जब थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा तो इसकी वजह से जो TSH है वो ज़्यादा सिक्रेट होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, फिर जो जो T3 एंड T4 है वो कम सिक्रेट होगी। ठीक है, फिर लिखा गया है कि थायरोडेक्टमी, अगर हम थायराइड ग्लैंड को हटा ले या थायराइड ग्लैंड में जो स्वेल पार्ट है उसको हटा ले, तो इस वजह से भी क्या हो सकती है, थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन है उसमें डिफिशिएंसी आ सकती है। इसके साथ साथ अगर हमारे साथ TSH या TRH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है उसमें अगर कमी आ जाए तो इस वजह से भी क्या हो सकती है, जो हाइपोथायराइडिज्म है वो काज हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशंस आती है, इसमें जो आयोडाइड मेडिकेशन है, ठीक है, जो कि हमारे साथ जो आयोडीन है उसके लेवल को कम कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ना वो कोबाल्ट है। तो ये दोनों ऐसे मेडिकेशन है जो कि हाइपोथायराइडिज्म यानी जो थायराइड की सिक्रीशन है उसको क्या कर सकती है, उसको कम कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आइडियोपैथिक भी हो सकता है, जैसे कि अननोन काज हो गया, किसी भी अननोन काज की वजह से स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड हो गया या नॉन टॉक्सिक ट्यूमर बन गया थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, जिसको हम गाइटर पे नॉन टॉक्सिक गाइटर कहते हैं, तो इस वजह से हमारे साथ क्या हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म काज हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर आते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। तो अगर हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म हो रही है या और वो आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी। ठीक है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली जब भी हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म होती है तो वो ज़्यादातर किस वजह से होती है, आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से। जब भी हमारे फूड में जो आयोडीन लेवल है वो कम हो तो उस वजह से ज़्यादातर जो आयोडीन डिफिशिएंसी है वो आ जाती है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म यानी T3 एंड T4 जो है ना वो सही से सिक्रेट नहीं हो जाती फिर। ठीक है, यानी गॉइटर बन जाती है।
लिखा गया है कि ये ज़्यादातर जो मेरीन प्रोडक्ट होती हैं, मेरीन प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट है, ये जो फिशेस हो गए, ठीक है, जो वाइट फिशेस हो गए या फिशेस हो गए जो कि समंदर वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे जो है ना ये अगर किसी जगह में समंदर जो है ना वो ना हो या समंदर से एक जगह जो है ना वो दूर हो, तो उस जगह में ज़्यादातर जो आयोडीन है उसकी कमी होती है, उसकी साल्ट में, ठीक है, टेबल साल्ट में ज़्यादातर उसमें आयोडीन की कमी होती है, तो इस वजह से उसको ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म का हो जाती है, ठीक है। उस जगह में जहाँ पे जो टेबल साल्ट है वो उसको व्हीकल के ज़रिए से लाया जाता है, तो इस वजह से उसमें या कोई ऐसा जगह जो समंदर से दूर हो, तो उसकी वजह से फिर क्या होती है, हाइपोथायराइडिज्म होती है, यानी जो आयोडीन की डिफिशिएंसी है वो हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे कि हमने बताया कि जब भी आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाए तो फिर गाइटर बनती है, और जब गाइटर बन जाए तो T3 T4 जो है ना वो सही से सिक्रीट नहीं हो जाती, जब वो सिक्रीट नहीं होती तो इस वजह से हमारे साथ जो हाइपोथायराइडिज्म है वो आ जाती है। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में ऐसा होता है जब हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम जो है ना वो ओवर एक्टिव हो जाए और हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड का सेल हो या एनी टाइप ऑफ सेल्स हो, ठीक है, उस पर क्या कर दे, उस पर अटैक कर दे, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। और अगर ये डिजीज थायराइड में हो जाए तो उसको फिर हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, यानी थायराइड ग्लैंड में इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कास हो जाती है, ठीक है। इस डिजीज़ को एक डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था जिसका नाम था हशमीटू और हशमोटू थायराइडाइटिस, ठीक है, हशमोटू उसका नाम था, सॉरी, और यानी डॉक्टर हकारो हशमोटू, ठीक है, और उसने इस डिजीज़ को इस वजह से फिर लिखा कि हशमोटूस थायराइडाइटिस, ठीक है। इस डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया था इस डिजीज़ को 1912 में, और कहा गया था कि ये हमारे साथ एक ऐसा डिजीज़ होता है जो कि हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो अगेंस्ट हमारे जो एंजाइम होते हैं थायराइड ग्लैंड के, जिसको हम कहते हैं थायरोपेरोक्सिडेज एंड थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, उसके अगेंस्ट अटैक कर देते हैं उस पर, और जब उस पर अटैक कर दे तो वहाँ पे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या हो काज कर देते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन काज कर देती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और जो हार्मोन्स है वो सही से सिक्रीट नहीं हो जाते, ठीक है, उसकी सिक्रीशन जो है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो गॉइटर है वो बन जाती है या हाइपोथायराइडिज्म जो है ना वो कास हो जाती है, ठीक है। तो लिखा गया है कि ये इंसिडेंस जो है ना ये ज़्यादातर कहाँ पे है, इसकी इंसिडेंस ज़्यादा कहाँ पे है, जापान में है, और जापान में लोग जो है ना आयोडीन के इंटेक भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। ये क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो जाती है, ठीक है। इट अकर इन अबाउट 14 वुमेन फॉर एवरी मैन हु हैज़ द डिजीज, ठीक है। लिखा गया है कि ये ज़्यादातर अगर एक मैन हो, यानी इसका इंसिडेंस जो है ना वो वुमेन में ज़्यादा है, अगर एक मैन को होता है तो 14 वुमेन को ये होगी ये डिजीज़, ठीक है, यानी एक जगह में जहाँ पे इसकी जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा है, तो अगर एक मर्द को होगी तो 14 वुमेन जो है ना उसको ये डिजीज़ हो जाती है, तो वुमेन में इसकी जो नंबरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारे साथ आता है थायरोइडेक्टमी। थायरोइडेक्टमी की किस तरह से जो हाइपोथायराइडिज्म है वो काज कर देती है, ठीक है। जो हमने काजेज बताए ना उसको एक एक अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी वजह से किस तरह से ये काज होती हैं। तो अगर हमारे साथ थायराइड ग्लैंड जो है ना उसको हम क्या कर दें, उसको रिमूव कर दें, तो इस वजह से वहाँ पे हमारे साथ एक ट्यूमर जो है ना वो हो सकती है, और उस ट्यूमर की वजह से फिर हमारे साथ जितने भी हार्मोन्स है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और जब वो हार्मोन स्टॉप हो जाएगी तो इस वजह से हमारे साथ जो हाइपोथायराइडिज्म है वो काज हो सकती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो सर्जिकल रिमूवल अगर हमने कर दिया थायरोइडेक्टमी की, ठीक है, यानी थायरोइडेक्टमी कर ली हमने, थायराइड ग्लैंड को ही हटा दिया, तो ये हार्मोन कहाँ से आते हैं, तो ये हार्मोन जो है ना ये किसकी वजह से आते हैं, ये जो थायरोइडेक्टमी जब हम करते हैं ना तो पूरे थायराइड ग्लैंड को हम रिमूव नहीं करते, बल्कि उस टिश्यूज़ को या उस सेल्स को हम रिमूव करते हैं जहाँ पे हमारे साथ जो स्वेलिंग हो गई है या गाइटर या
या ट्यूमर बन गया है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है ना फिर भी थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अगर इस थायराइड ग्लैंड को पूरा हम हटा ले तो उस दौरान हमारे साथ ज़िंदगी जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो लिखा गया है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थायराइड अकर इन केसेस वेयर देयर इज अ ट्यूमर दैट ओरिजिनेटेड इन द ग्लैंड और सराउंडिंग टिश्यू मेटास्टेसिस। यही बात है कि जब हमारे साथ थायराइड ग्लैंड में कि ट्यूमर या मेटास्टेसिस टिश्यूज़ बन गए हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, उस टिश्यूज़ को या उस ट्यूमर को हम रिमूव कर देते हैं। और जब उसको हम रिमूव कर दे तो फिर हमारे साथ जो थायराइड ग्लैंड होगा उससे जो सिक्रीशन है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका एक हिस्सा तो हमने हटा लिया, ठीक है। तो जब उसको हम एक हिस्सा हटा लेते हैं तो इस वजह से फिर हमारे साथ जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगी हार्मोन्स के। तो इस वजह से फिर क्या होती है, थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। फिर लिखा गया है कि इन केस ऑफ पार्शियल रिमूवल ऑफ फ्रैक टेस्ट व्हेन देयर इज कंडीशन दैट इंक्रीज द साइज ऑफ द थायराइड एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग और swallowing or when occur in overproduction of thyroid hormone. In these cases, and it can get to remove over 90% of the gland, however trying to preserve the fraction to avoid long-term supplementation. वही बात है कि किसी भी वजह के चाहे वो हमारे साथ थायराइड जो है ना वो बड़ा हो जाए तो इसकी वजह से फिर हम सांस सही से नहीं लेते, ठीक है, या कि कोई और वजह बन जाए, ट्यूमर बन जाए, ठीक है, या स्वेलिंग हो जाए तो उसकी वजह से 90% ग्लैंड जो है ना उसको हम हटा देते हैं। और जब 90% ग्लैंड को हम हटा ले तो इस वजह से फिर उसके साथ यानी थायराइड ग्लैंड तो थोड़ा सा रहता है, उससे सिक्रीशन होती है, लेकिन फिर हमारे साथ जो सप्लीमेंटेशन है उसको हम ये जो 10% फैट है इसको हम इस वजह से छोड़ते हैं ताकि जो सप्लीमेंटेशन है उसको हम क्या करें, लॉन्ग टर्म से अवॉइड रहे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं, उसका जब 90% हिस्सा हटा ले तो ऑफ कोर्स कि हमारे साथ जो हार्मोन है उसकी डिक्रीज आ जाएगी और जब हार्मोन की डिक्रीज आ जाएगी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। बात करते हैं रेडिएशन की। तो दिस प्रोसीजर इज़ परफॉर्म टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर। अगर थायराइड कैंसर हो गया है तो उसके प्रोसीजर के लिए हम रेडिएशन कर देते हैं, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए। आर हाइपर फंक्शनल स्टेटस विच लीड हाइपोथायराइडिज्म इन केस ऑफ ग्रीप्स। अगर ग्रीप डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है तो उस दौरान भी हम रेडिएशन थेरापी कर देती हैं। इन दिस केस द रेडियोएक्टिव आयोडीन in this case, the radioactive iodine destroy almost the entire gland, produce an effect similar to what occur after a surgical removal, that is critical reduction in the level of thyroid hormone, which leads to hypothyroidism and the need of supplement thyroid हार्मोन लाइफ लॉन्ग, ठीक है। बताया गया है कि इस सर्जरी के ज़रिए से हम क्या कर देते हैं, वो जहाँ पे हमारे साथ कैंसर हो गया है तो उस कैंसर में क्या हो जाती है, थायराइड ग्लैंड में या तो ट्यूमर बन गया है तो उस ट्यूमर को हम हटा देते हैं इस रेडिएशन के ज़रिए से, जिसकी वजह से जो हार्मोन होती है थायराइड ग्लैंड की वो कम हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है, जिसके लिए फिर लाइफ टाइम के लिए बंदा जो है ना वो थायराइड हार्मोन को इंक्रीज़ करने के लिए सप्लीमेंट लेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मीडिया होती है हमारे साथ एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि हम किसी अदर डिजीज़ के लिए चाहे ये ग्राफ हम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो हाइपोथायराइडिज्म है वो नॉर्मल इंसान में कास हो सकती है, चाहे उसका थायराइड ग्लैंड जो है ना वो यू थायराइड हो। यू थायराइड का क्या मतलब है, यानी नॉर्मल हो, बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, लेकिन उसको अगर हम ये क्या करें, उसको अगर हम ये एडमिनिस्टर कर दे, ये जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया होती है, तो कुछ दिनों के लिए उस नॉर्मल इंसान में माइनर स्टेज या माइल्ड स्टेज का हाइपोथायराइडिज्म कास कर देती है, फिर खुद बहुत ठीक हो जाती है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि लिथियम हमारे साथ ज़्यादातर उन लोगों को हम देते हैं जो कि हमारे साथ साइकेट्री होती है, ठीक है, जितनी भी जो मेंटली लोग होते हैं तो उसके जो मेडिकेशन है उसमें ज़्यादातर लिथियम मौजूद होते हैं। जब उन लोगों को हम लिथियम दे दें तो लिथियम जो है ना ये हमारे साथ जो आयोडीन एब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक कर देती हैं, और जब ये उसको ब्लॉक कर दे तो इसकी वजह से जो T3 और T4 है उसकी सिंथेसिस नहीं होती, और जब इसकी सिंथेसिस नहीं होती सही से तो हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म इसकी वजह से भी कास हो सकती है। अगर हमारे साथ पिट्यूटरी डिसऑर्डर है तो पिट्यूटरी डिसऑर्डर जो है ना ये हमारे साथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट कर देती है, तो अगर
वो सही से सिक्रेट नहीं होगी तो इस वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म का हो सकती है। तो लिखा गया है कि अ रिलेटिवली रेयरली काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज द फेलियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर है तो ये हमारे साथ जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको सही से प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो क्या हो सकता है, यूजुअली बिकॉज ऑफ अ बिनाइन ट्यूमर, ये ज़्यादातर बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होती है, जिसमें फिर जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सिक्रीट सही से नहीं होती या कम सिक्रीट होती है। तो अगर ये सिक्रीट नहीं हो रही है तो किस तरह से हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ना उसके हार्मोन स्टिमुलेट रहेंगे या रेगुलर रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है तो ये हमारे साथ कौन सा ट्यूमर होता है, ये खतरनाक नहीं होता, ठीक है, मैलिग्नेंट नहीं होता, और ये एक जगह पे रहता है, ये दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, लिखा गया है कि मेडिकेशन की वजह से, जैसे कि हमने लिथियम की बात की, ठीक है, और इस तरह से कुछ और भी मेडिकेशन होती है। लिथियम जो है ना जो कि हम साइकेट्रिक पेशेंट को देते हैं, और ये जो दूसरा ग्राफिक थेरापी की हमने बात की, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमारे साथ जो थायराइड ग्लैंड है उसकी सिक्रेशन कम हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म काज हो सकती है। अब हम बात करेंगे मिक्सिडीमा की। तो मिक्सिडीमा जो है ना ये हमारे साथ एक सीवियर हाइपोथायराइडिज्म का एक कंडीशन होता है, ठीक है, और इसमें पेशेंट का ज़्यादातर मेंटल स्टेटस जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें जब भी हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म हो जाए सीवियर कंडीशन में, जिसको हम मिक्सिडीमा कहते हैं, ठीक है, तो मिक्सिडीमा कोमा में क्या होती है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत सीवियर फॉर्म का होता है, ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमारे साथ जो मेंटल स्टेटस है वो खराब हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, एंड हाइपोथर्मिया होती है, उसका टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाता है, इसके साथ साथ ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक रेट जो है ना वो कम हो जाती है, हाइपर कार्बिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एंड हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम हो जाता है, कार्डियोमेगेली हो जाती है। कार्डियोमेगेली का मैंने आप लोग को बताया था कि किस चीज़ को हम कहते हैं, जो हार्ट है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, हार्ट का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है, एंड फेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाती है, यानी जो फेरिकार्डियम है उसमें क्या हो जाती है, जो लेयर ऑफ द हार्ट है उसमें इफ्यूजन यानी फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाती है, ठीक है, इसके साथ साथ कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक हम किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारा हार्ट जो है ना वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है ऑक्सीजन को, तो इस दौरान हमारे साथ एक शॉक अकर होती है जिसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, या अगर एसाइटिस यानी जो फ्री स्पेस है बॉडी में, चाहे वो एब्डोमेन है चाहे एनी एरिया है, उसमें फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है, तो ये हमारे साथ मिक्सिडीमा का कंडीशन होता है जो कि सीवियर हाइपोथायरायडिज्म की वजह से हो जाती है। मिक्सिडीमा कॉमा मोस्ट कॉमनली अकर इन इंडिविजुअल विद अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड हाइपोथायरायडिज्म। जब हमारे साथ एक पेशेंट है और वो उसको हाइपोथायरायडिज्म हो रहा है बहुत टाइम से, और वो जो है ना अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ है कि उसको हाइपोथायरायडिज्म हो रहा है या उसको ट्रीट नहीं किया है हाइपोथायरायडिज्म का, तो इस वजह से हमारे साथ मिक्सिडीमा यानी सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरायडिज्म हो जाती है। दैट आर सब्जेक्टेड, ये सब्जेक्टेड है, ठीक है, टू एक्सटर्नल स्ट्रेस आर एज कोल्ड एक्सपोजर, सर्जरी, इन्फेक्शन, हिप्नोटिक और अदर मेडिकल इंटरवेंशन, जो कि हमारे साथ एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, इन्हीं सर्जरी, थायराइड ग्लैंड का सर्जरी, ठीक है, एंड इन्फेक्शन की वजह से, हिप्नोटिक्स की वजह से, एंड इसके साथ साथ कुछ अदर मेडिकल इंटरवेंशन चाहे वो मेडिकेशंस हो, ठीक है, उसकी वजह से मिक्सिडीमा अगर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे साथ सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरायडिज्म हो जाती है और ये सारे प्रॉब्लम रिजल्ट में आ जाते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो हाइपोथायरायडिज्म है वो खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाइपोथायरायडिज्म की बात करेंगे और फिर पैराथायराइड की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।